हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं भाग 3 का ये चौथा वाला पार्ट लेकर के इसमें आई हूँ। तो मैं पहला वाला पार्ट बना चुकी हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, भाग 3 के पार्ट 4 में क्या है। तो पार्ट 4 में है धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे कि दोस्तों, जो पहला वाला था हमारा पहला पार्ट, उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। और ये अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। इसमें हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई मतलब उसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये भी इसके साथ कंडीशन लागू है। और दोस्तों, अनुच्छेद 26 क्या है, इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों हम किसी भी धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं अपने मर्जी से, ना कि किसी के दबाव में आकर के। और अनुच्छेद 27 में क्या है, इसमें धार्मिक कार्यों को संपोषित करना, यानी कि दोस्तों अगर कोई भी धार्मिक कार्य किसी भी धर्म जाति का, तो हम उसके कार्य को संपोषित कर सकते हैं धन वगैरह दे करके। तो इस तरीके से है, लेकिन हम पे कोई दबाव नहीं बनाएगा। तो इसलिए इसे बनाया गया है अनुच्छेद 27 को। और अनुच्छेद 28 में यह है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों किसी भी धार्मिक शिक्षा में हम उपस्थित हो सकते हैं स्वेच्छा से, ना कि दबाव से, और उसकी उपासना भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम हिंदू हैं तो हम नवरात्रि का भी व्रत कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हम जैसे कि जो होता है ईद वगैरह का, तो उसका भी हम रमज़ान वगैरह का भी व्रत कर सकते हैं। तो नमाज वगैरह का भी हम उसको भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, लागू कर सकते हैं, लेकिन किसी दबाव में आकर के नहीं, हम अपने मर्जी से खुद कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और उसमें देखिए उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, तो यही चीज़ है। और दोस्तों, जो अगला देखिए हमारा है, जो है कि है 5वां पार्ट। तो 5वां पार्ट क्या है, इसमें संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है। दोस्तों ये 29 और 30 अनुच्छेद में है, लेकिन ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही लागू होता है, क्योंकि दोस्तों अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति होती है वो बहुत ही विरल होती है। तो मतलब कि वो कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए इसको लाया गया है, ये इस अनुच्छेद को बनाया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण रखा गया है। मतलब कि उनके कहीं वे लोग बहुत ही कम संख्या में होते हैं, तो वे मतलब वो कहीं समाप्त ना हो जाए, उनके हितों के बारे में सोचा गया है, इसमें उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान, यानी कि दोस्तों प्रावधान की स्वतंत्रता का संरक्षण एवं प्रशासन करने की स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनकी शिक्षा संबंधी जो प्रावधान होंगे उनको पूर्ण स्वतंत्रता होगी, और उनका संरक्षण भी सरकार खुद ही करेगी। और प्रशासन करने का अधिकार, यानी कि दोस्तों वे भी लोग प्रशासन कर सकते हैं, यानी कि वो भी CM PM या राष्ट्रपति के पद तक आ सकते हैं। तो ये चीज़ है, उनको भी अधिकार है। तो ये जो 5वां पार्ट है इसी के बारे में कहता है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो अगला हमारा है ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें जो हमारे जितने भी मूल अधिकार प्राप्त हैं उसके देखिए अनुच्छेद 32 में क्या है, उपरोक्त किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तो यही है अनुच्छेद 32। और दोस्तों इसमें जो अगला पार्ट है, देखिए ये जो है पॉइंट करके में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत बार इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और दूसरा आंसर दे करके आ जाते हैं, तो बहुत बार गलत हो जाता है। तो जो पहला देखिए दोस्तों क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो ये है भीमराव अम्बेडकर ने ही इसे कहा है। तो इसे मौलिक अधिकार जो हमारा है भाग 3 को ही भारतीय संविधान, यानी भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की इसे आत्मा कहते हैं। लेकिन इसको जो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, अगर ये पूछ लेगा तो प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो भाग 3 को। तो ये दोनों अलग अलग, बहुत अलग है, लेकिन हम लोग इसको सोचते हैं एक है, लेकिन गलत हो जाता है हमसे क्वेश्चन। और दोस्तों देखिए, जो अनुच्छेद 31 है इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 31 30 के बाद, यहाँ पे 30 के बाद डायरेक्ट 32 आया है, तो इसको हटा करके 300A अनुच्छेद नंबर 300A बना दिया गया है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा रहेगा। ये संपत्ति का अधिकार था, तो इसे मौलिक अधिकार से हटा करके संवैधानिक अधिकार में रख दिया गया है। अब दोस्तों देखिए, जो अनुच्छेद 33 34 35 है इसको मैं यहाँ पे लिखी हूँ, तो इसको बता देती हूँ। तो देखिए, जो अनुच्छेद 33 क्या है, संसद सेना, यानी कि संसद जो होती है वो सेना, सशस्त्र बल व खुफिया विभाग के लिए अलग से उनके मौलिक अधिकार अलग होते हैं, उनके लिए नियम कानून अलग बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 33। तो दोस्तों जैसा कि खुफिया विभाग लोग होते हैं, जो मर्जी वो अपनी बातों को नहीं जिस तरीके से रख सकते हैं, उनके लिए कुछ नियम कानून होना चाहिए, वरना देश के लिए खतरा हो सकता है। और सशस्त्र बल, यानी कि दोस्तों पूरे देश की रक्षा इन्हीं के हाथों में होती है, सेना व सशस्त्र बलों की ही होती है। तो इसलिए इनके लिए कुछ, इनके मौलिक अधिकार को कुछ मतलब सीमित करके कुछ अलग से इनके लिए नियम बनाए गए हैं इसके आधार पे। और जो अनुच्छेद 34 है इसमें क्या है, किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू होने पर
कैसे संसद वहाँ के लोगों को कुछ हद तक उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकती है। यानी कि दोस्तों किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ मतलब 2 राज्य हैं दोस्तों, उनमें आपस में विवाद हो गया है तो उनके कुछ हद तक जो मौलिक अधिकार होते हैं उनसे वो वंचित कर सकती है। तो इसलिए ये संविधान में उससे वो वंचित किया जा सकता है, इसलिए संविधान में अनुच्छेद 34 को लाया गया। और सैन्य कानून बल यानी कि दोस्तों सेना में भी कभी कभी विद्रोह छिड़ जाता है तो इस वजह से। और ये भी है इसके अंतर्गत जो 3 प्रकार के भारत में आपातकाल होते हैं, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और एक होता है हमारा जो राज्यों के बीच आपातकाल लग जाता है। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। तो 3 प्रकार के कुल आपातकाल होते हैं और ये अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है। तो दोस्तों जो इसी को मतलब अगर ये लागू हो गया है तो उसके आधार पे संसद मतलब कुछ हद तक हमारे मौलिक अधिकार को हमसे छीन सकती है। और दोस्तों जो अनुच्छेद 35 क्या है, इसमें संसद को पूरा अधिकार होता है कि वह मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। यानी कि संसद को पूरा अधिकार होता है वह मौलिक अधिकार के संबंध में वो कोई भी नियम कानून बना सकती है। तो ये चीज़ है। और दोस्तों नीचे जो 3 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए जो है पहला वाला है राष्ट्रीय आपात के समय केवल 20-21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। जो दोस्तों 352 वाला है हमारा, ये 352 के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो दोस्तों इस टाइम जो होता है हमें केवल 20 और 21 अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में ही वर्णित मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और सभी को खत्म कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों हम 20-21 वाला देख लेते हैं। देखिए जो 20-21 वाला यहाँ पे है, 20 वाला ये देखिए 20 वाला सब यहाँ पे है और 21 वाला ये, तो ये सभी हमें प्राप्त होंगे लेकिन और सभी खत्म कर दिए जाते हैं। और दोस्तों देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है केवल भारतीयों को, जो कि ये जो मौलिक अधिकार है केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, ना कि विदेशियों को या फिर किसी अन्य को। तो देखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है 5 अनुच्छेद ये सभी केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो दोस्तों जब डीपली से क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ही मतलब थोड़ा हमें समझना कठिन हो जाता है। तो आप यहाँ पे मैं यहाँ पे करके लिखी हूँ तो इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और जो दोस्तों तीसरा है ये देखिए भारतीय एवं विदेशियों दोनों लोगों को ये जो अधिकार प्राप्त है, ये अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सभी जो अनुच्छेद हैं ये दोनों लोगों को प्राप्त है, भारतीयों एवं विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट थे हमारे तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान का भाग 4 लेकर के। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।